हेलो बच्चों आज हम करने वाले हैं विस्तास बुक का चैप्टर नंबर द एनिमी। ठीक है बेटे, इस चैप्टर की हम समरी करेंगे पूरा इन डिटेल इन हिंदी। ठीक है बेटे, और इसके बाद हम इसके मेन कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और मेरी आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक सुने सो दैट आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज कोई भी पार्ट स्किप हो गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कहानी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एनिमी, जो एनिमी है वो एक, जो कहानी है वो एक डॉक्टर और एक इंसान, जो क्या है उसके सामने क्या क्या ड्यूटी होती है, कौन सी ड्यूटी प्रीफर करता है किस समय, तो उसके बारे में कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाऊ है, जो एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन तथा वैज्ञानिक था। उसका घर जापान के समुद्र तट पर स्थित एक स्थान पर था, जहां वह अपने लड़कपन में, यानी कि जब वो बचपन की बात है, अक्सर खेला करता था। यह चट्टानों पर स्थित था। वह एक तंग तट से काफी ऊपर स्थित था, जिसके किनारे 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 पे कहते हैं झुके हुए देवदार के पेड़ थे। जापानी समुद्र तट के नज़दीक कुछ छोटे छोटे द्वीप थे। सदाऊ का पिता अक्सर उसे उन द्वीपों पर ले जाया करता था। वहां वह द्वीपों की तरफ इशारा करता और कहता, उस पार वे द्वीप जापान के भविष्य की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपना भविष्य कैसे बनाएं। सदाऊ की शिक्षा उसके पिता की मुख्य चिंता थी। वह कभी भी उससे मजाक नहीं करता था, ना ही उसके साथ खेलता था। वह सिर्फ उसकी शिक्षा की चिंता किया करता था। जब सदाऊ 22 वर्ष का हुआ तो उसको अमेरिका भेज दिया गया, ताकि वह सर्जरी और चिकित्सा के बारे में उतना सब जान सके जितना उससे संभव हो। अमेरिका में सदाऊ एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर रहता है। कुछ अन्य विदेशी विद्यार्थी भी वहीं रहते थे। यहाँ कमरे क्या थे, बहुत छोटे थे और अक्सर खाना भी बेकार सा था। इसके अलावा प्रोफेसर की पत्नी बहुत ज़्यादा बातूनी थी, परंतु सदाऊ वहीं रहता क्योंकि यहाँ वह एक जापानी लड़की हन्ना से मिला, जिससे वह प्रेम करना चाहता था, यदि वह जरा भी संभव हो। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, किंतु उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिका में विवाह नहीं किया। सदाऊ के पिता ने उसे कभी भी स्वीकार नहीं करना था, जब तक कि वह अपनी जाति से शुद्ध जापानी ना हो। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वापस जापान आ गए। जब सदाऊ के पिता ने हन्ना को देखा, वह तुरंत उनके विवाह के लिए सहमत हो गया। विवाह पुरानी जापानी शैली में संपन्न किया गया। सदाऊ और हन्ना संपूर्ण प्रसन्नता का जीवन जीने लगे। अब उनके 2 बच्चे भी हो गए, किंतु उनका एक दूसरे के प्रति जो प्यार था ना, वो हमेशा की तरह जवान बना रहा। सदाऊ कई बार सोचता रहता था कि भाई वह किससे विवाह करता यदि वह हन्ना से संयोगवश अमेरिका में ना मिला होता। एक रात को जब सदाऊ घर आया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसने अपनी बाँह उसकी बाँह में डाल दी और प्यार से स्नेहपूर्वक मुस्कुराई। उसने अपना गाल उसकी बाँह से लगा दिया। उसी पल दोनों ने कोहरे के अंदर से कोई काली चीज़ निकलते हुए देखी। वह क्या था भाई? एक आदमी था। उसे समुद्र की लहरों ने बाहर ला फेंका था। वह लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम बढ़ा और फिर हाथों और घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर से वह कुछ दूर रेंगा और मुंह के बल गिर पड़ा और वहीं पड़ा रहा। सदाऊ और हन्ना दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां वह आदमी पड़ा हुआ था। वह वहां बिना हिले डुले पड़ा था और उसका चेहरा रेत के अंदर था। आदमी घायल है, सदाऊ ने भावनावश कहा। आदमी के एक तरफ की रेत में अब तक एक धब्बा बन चुका था, जिसमें खून बहता हुआ जाता रहा था, यानी कि जिसमें से खून बह रहा था कंटिन्यू। उसके सिर पर एक पुरानी टोपी थी और उसके गीले कपड़े चीथड़े बन चुके थे। सदाऊ ने आदमी का सिर घुमाया। उन्होंने उसका चेहरा देखा। अरे एक गोरा आदमी, हन्ना फुसफुसाती है, कहती है कि एक गोरा आदमी है। तो सदाऊ कहता, हाँ वह एक गोरा आदमी था। गीली टोपी सिर से अलग हो गई और उसके गीले पीले रंग के बाल दिखाई देने लगे।
उसके जवान और यातना प्राप्त चेहरे पर एक भद्दी सी पीली दाढ़ी थी। वह बेहोश था और उसके बारे में कुछ नहीं जान पा रहा था जो वे उसके लिए कर रहे थे। अब सदाऊ को घाव की याद आई। अपनी कुशल उंगलियों से वह घाव को टटोलने लगा। उसके छूने मात्र से फिर से ताज़ा खून बहने लगा। उसकी पीठ के निचले हिस्से की दाहिनी ओर बंदूक की गोली का घाव था जो फिर से खुल गया था। किसी समय कोई ज़्यादा दिन पहले नहीं आदमी को गोली लगी थी। सदाऊ क्या करता है, निष्कर्ष निकालता है कि जो ये गोली लगी थी इसको लगे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और फिर इस घाव की देखभाल नहीं की गई थी। सदाऊ ने घाव में समुद्री काई भर दी जो समुद्र तट पर चारों तरफ बिखरी हुई थी। आदमी अपनी बेहोशी में दर्द से करहा रहा था पर जागा नहीं। सबसे अच्छी चीज़ तो हम जो कर सकते हैं यह होगी कि हम उसे वापस समुद्र में डाल दें, हन्ना ने कहा। यदि हम किसी गोरे आदमी को अपने घर शरण में देते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यदि हम उसको एक कैदी की तरह पकड़ा दें तो निश्चय ही मारा जाएगा, ऐसा सदाऊ बोलता है। हन्ना ने फुसफुसाकर कहा, वह कौन है? उसमें अवश्य कोई ऐसी बात है जिससे वह अमेरिकन लगता है, सदाऊ ने कहा। उसने वह जीन शीन टोपी ऊपर उठाई जो गली सड़ी सी टोपी थी, ऊपर उठाता है। उस पर शब्द लिखे हुए थे यूएस नेवी। तो इस चीज़ से सदाऊ क्या था, श्योर हो गया था कि यह एक अमेरिकन युद्धपोत का नाविक है। वह आदमी कहता है कि युद्ध बंदी था, यानी कि युद्ध में पकड़ा गया कैदी था। हन्ना बड़ी कोमलतापूर्वक बोलती है कि वह बच निकला, यानी कि कैदी क्या है, बच निकला और इसी कारण से वह घायल हुआ है। अजीब बात तो यह थी, सदाऊ ने कहा, कि यदि यह आदमी स्वस्थ होता है तो मैं इसे बिना किसी कठिनाई के पुलिस के हवाले कर देता। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है कि यदि यह आदमी स्वस्थ होता तो मैं मुझे इसकी परवाह नहीं है कि अगर यह मेरा शत्रु है। सभी अमेरिकन मेरे शत्रु हैं, किंतु वो क्या है, क्योंकि वो घायल है। हन्ना बोलती है, तुम उसे वापस समुद्र में भी नहीं फेंक सकते। फिर तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, उसे हम अपने घर ले जाना होगा। सदाऊ ने पूछा, किंतु नौकर क्या कहेंगे? तो इसके बाद क्या होता है? हन्ना कहती है, हमें उनसे सिर्फ यही कहना होगा कि हमारा इरादा इसे पुलिस के हवाले करने का है। हमें बच्चों और तुम्हारी स्थिति का भी ध्यान रखना होगा। हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे यदि हम इसे एक युद्ध बंदी के रूप में पुलिस के हवाले नहीं कर देते। सदाऊ निश्चित सहमत होते बोलता है, निश्चित रूप से मैं कोई अन्य चीज़ करने के बारे में नहीं सोचता। इस प्रकार से सहमत होते हुए वे आदमी को उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। हन्ना ने कहा कि वह इतना मैला कुचला हुआ पड़ा है। सदाऊ ने हामी भरते हुए कहा, हाँ अच्छा होगा कि इसे नहला दिया जाए। यदि तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे नहला दूंगा। तो हन्ना बोलती, मैं सहन नहीं कर सकती कि तुम उसे छुओ। हमें नौकरों को बताना पड़ेगा कि यह आदमी यहाँ पर है। मैं अभी यूमी, जो उनकी नौकरानी थी, कहती है उसको कि बता देती हूँ, वह कुछ मिनटों के लिए बच्चों को छोड़ सकती है और इस आदमी को नहला सकती है। सदाऊ ने इस पर एक पल विचार किया और फिर बोलता है सहमति देते हुए, चलो ऐसा ही होने दो। तुम यूमी को बतला दो, यमी को, और मैं बाकी सबको बता दूंगा। किंतु जब नौकरों को पता चलता है कि उनका मालिक क्या कर रहा था तो उन्होंने इस विषय में कोई भी काम करने से साफ इनकार कर दिया। यूमी ने कहा कि वह गोरे आदमी को नहीं नहलाएगी। अब हन्ना स्वयं ही गोरे आदमी को पानी से साफ करना शुरू कर देती है। वह उसे तब तक साफ करती रही जब तक कि उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल साफ नहीं हो जाता। उसी बीच सदाऊ अपनी सर्जन वाली इमरजेंसी बैग लेकर आ जाता है। वह चिल्लाती है, हन्ना चीखती है, तुमने ऑपरेशन करने का निश्चय कर लिया है? हन्ना के क्वेश्चन पूछने पर सदाऊ कहता, हाँ, वह मर जाएगा यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता। और सन्ना और हन्ना को कहता है, उसे पलटने में मेरी मदद करो। उसने आदेश दिया।
हन्ना ने बिना एक भी शब्द बोले उसके आदेश का पालन किया और सदाऊ आदमी की पीठ को सावधानी से साफ करने लगा। जब तक सदाऊ ऑपरेशन करता रहा, हन्ना एनेस्थेटिक देने में उसकी मदद करती रही। जब वह आदमी के चेहरे की तरफ देख रही थी, उसने उसकी गर्दन पर ठीक कान के नीचे चोट के गहरे लाल निशान देखे। निशानों से पता चलता था कि आदमी को बुरी तरह से यातनाएं दी होगी। हन्ना को जापानी जनरल टाकीमा की याद आ गई, जो घर पर अपनी पत्नी को निर्दयता से पीटा करता था। यदि कोई आदमी एक औरत के प्रति इतना निर्दय हो सकता है, तो जो पूरी तरह से इसके अधीन हो, तो क्या वह एक युद्धबंदी के प्रति क्रूर नहीं होगा? सदाऊ ने महसूस किया कि उसके औजार का सिरा किसी सख्त चीज से टकराया है। यह खतरनाक रूप से गुर्दे के नज़दीक की जगह थी। अब वह अपनी उंगलियों से टटोलने लगा। वह मानव शरीर के एक छोटे छोटे अणु एटम से परिचित था। फिर जल्दी से उसने एक साफ और बिल्कुल सही चीरा लगाया और गोली बाहर थी। आदमी कांपा, किंतु अभी भी बेहोश था। जब युवक जागता है तो वह बहुत कमजोर और डरा हुआ लग रहा था और वो धीमे स्वर में बुदबुदाया, आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं? सदाऊ बोलता है, मैं स्वयं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मुझे तुमको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम एक युद्धबंदी हो। जब उस युवक ने बोलने का प्रयत्न किया तो सदाऊ ने कहा, मुझे कुछ भी ना बताओ, मुझे अपना नाम तक ना बताओ जब तक मैं तुमसे ना पूछूं। युवक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया। बाहर हन्ना सदाऊ का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, नौकर महसूस करते हैं कि वे अब यहाँ नहीं रह सकते यदि हम इस आदमी को और ज़्यादा यहाँ रखते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचना भूल चुके हैं। उनका विचार है कि हम अमरीकी हो गए हैं, यानी कि हम गद्दार हो गए हैं। सदाऊ ने सख्ती से कहा, बट यह सच नहीं है। अमेरिकन हमारे शत्रु है, परंतु मुझे प्रशिक्षण दिया गया है कि मैं किसी व्यक्ति को मरने ना दूं यदि मैं ऐसा कर सकता हूं। नौकर लोग इस बात को नहीं समझ सकते, हन्ना ने कहा। सदाऊ ने प्रतिदिन उस युवक के घाव को ध्यान से जांचना जारी रखा। आखिरी टांके निकाल दिए गए। ऐसा लगता था कि युवक 15 दिनों में लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। सदाऊ वापस अपने दफ्तर में गया और ध्यानपूर्वक एक पत्र पुलिस के मुख्य अधिकारी को भेजने के लिए टाइप किया, जिसमें उसने पूरे मामले की रिपोर्ट लिख दी। फरवरी की 21 तारीख को एक भागा हुआ कैदी मेरे घर के सामने के तट पर समुद्र में से बहता हुआ आया। यहाँ तक उसने टाइप किया और फिर अपनी डेस्क की एक गुप्त दराज खोली। वह अधूरी रिपोर्ट दराज में डाल दी। उसके बाद 7वें दिन 2 चीज़ें हुई। हन्ना ने सवेरे के समय पाया कि किसी भी नौकर ने अपना काम नहीं किया था। जब वे उसके सामने आए तो उसने उनका हिसाब कर दिया और उस सब के लिए उसका धन्यवाद किया जो उन्होंने उसके लिए किया था। दोपहर में दूसरी चीज़ हुई। एक मैसेंजर, एक संदेशवाहक अपनी सरकारी वर्दी में उनके घर आया। हन्ना इतनी डर गई कि एक शब्द भी ना बोल सकी। उसने सोचा कि वे उसके पति को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, परंतु वह आदमी सदाऊ की तरफ चलकर गया और बोला, आपको महल में आना होगा। उस बूढ़े जनरल को फिर दर्द होने लगा है। सदाऊ सिर्फ एक सर्जन के रूप में नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध हो चुका था। वह एक खोज को अंतिम रूप देने में लगा हुआ था जो घावों को पूरी तरह से साफ बना देती है। इसी कारण से उसे सैन्य दलों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। इसके अलावा वह बूढ़े जनरल का दवाइयों से इलाज भी करता रहा था। कुछ खतरा यह भी था कि शायद बूढ़े जनरल को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए। इन कारणों की वजह से सदाऊ को जापान में ही रखा जा रहा था। अब जब सदाऊ बूढ़े जनरल का हालचाल जानने उसके पास पहुंचा तो उसने उसे उस अमेरिकन सैनिक के बारे में पूरी कहानी सुना दी थी। उसने कहा, श्रीमान, मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं है, परंतु उसका ऑपरेशन इतनी सफलता से करने के बाद। तो जनरल बोलता, हाँ कोई बात नहीं, इसे मुझे महसूस होने लगा है कि तुम मेरे लिए और भी आवश्यक बन गए हो। यह स्पष्ट हो गया है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। तुम इतने कुशल हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो।
तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मान लो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया गया और अगले ही दिन मुझे ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए। सदाओ ने सुझाव दिया, कई और सर्जन भी है श्रीमान। जनरल ने उत्तर दिया, कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। सबसे बढ़िया सर्जन जर्मनों के द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं और वे तब भी ऑपरेशन को सफल मानेंगे चाहे मैं मर भी जाऊं। बूढ़े जनरल ने उस अमरीकी सैनिक से छुटकारा पाने का तरीका स्वयं ही सुझाया। उसने कहा कि उसके पास अपनी निजी गुप्त हथियारे थे। वे बहुत कुशल थे और अपना काम करते हुए कोई आवाज़ नहीं करते थे। वे लाश को हटवा भी सकते थे। वह शायद सबसे बढ़िया रहेगा श्रीमान, सदाओ ने हन्ना के विषय में सोचते हुए कहा। सदाओ जनरल के यहाँ से चला आया और योजना के विषय में सोचता हुआ घर चला गया। इस तरह से पूरी समस्या का हल निकल आएगा। उसने हन्ना को कुछ भी ना बताने का निश्चय कर लिया क्योंकि वह घर में हत्यारों के विचार से ही डर जाएगी। सदाओ ने 3 रातें बहुत तनाव में गुजारी, किंतु प्रत्येक सुबह को वह पाता कि कुछ भी घटित नहीं हुआ था। वह अमेरिकन को काफ़ी स्वस्थ और प्रसन्न पाता। वह ऐसे तनाव में एक अन्य रात नहीं गुजार सकता था। इसलिए उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए उसने स्वयं का एक तरीका सोच लिया। सदाओ ने अमेरिकन से कहा, तुम अब स्वस्थ हो और मेरा विचार है कि यदि मैं अपनी नाव को आज रात तट पर लगवा दूं जिसमें भोजन तथा अतिरिक्त वस्त्र हो तो तुम नाव को चलाकर उस छोटे से द्वीप तक जा सकते हो जो तट से ज़्यादा दूर नहीं है। उस द्वीप पर कोई नहीं रहता क्योंकि तूफान में वह द्वीप पानी में डूब जाता है, परंतु आजकल तूफानों का मौसम नहीं है। तुम वहाँ तब तक रह सकते हो जब तक तुम किसी कोरियाई मछली मार नौका को गुजरते नहीं देख लेते। मैं समझ रहा हूँ कि आप एक बार फिर मेरी जान बचा रहे हैं, उसने सदाओ से कहा। सदाओ ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें यहाँ और ज़्यादा रखना ही मेरे लिए असुविधाजनक होगा। उसने आदमी को अपनी छोटी सी टॉर्च दी और कहा, अगर तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाए इससे पहले कि तुम्हें कोई नाव नहीं मिल पाए तो तुम टॉर्च को 2 बार जलाकर मुझे उसी क्षण इशारा दे देना। जैसे ही सूर्य नीचे की तरफ चला जाए अंधेरे में इशारा मत देना क्योंकि वह दिख जाएगा। अगर तुम ठीक ठाक हो किंतु फिर भी वहीं हो तो एक बार इशारा करना। तुम्हें ताज़ी मछलियाँ पकड़ना आसान लगेगा परंतु तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा। अगर आग पकाने के लिए जलाई गई तो दिख जाएगी। उस युवा अमेरिकन ने बिना एक भी शब्द बोले जोर से सदाओ से हाथ मिलाया और वहाँ से चला गया। 1 या 2 बार सदाओ ने उसकी टॉर्च को जलते हुए देखा जिससे उसने रास्ता देख पाने के लिए जलाया था। वह इंतजार करता रहा जब तक कि तट से एक और बार चमक नहीं हुई। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात वह चैन की नींद सोया। बूढ़े जनरल का ऑपरेशन 1 हफ्ते पहले हुआ था। सदाओ को रात के वक्त एक इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए बुलावा भेजा गया। 12 घंटों तक सदाओ को यह निश्चय नहीं था कि जनरल जीवित रह पाएगा, किंतु फिर उसने गहरी गहरी सांसें लेना और भोजन मांगना शुरू कर दिया। सदाओ हथियारों के विषय में कुछ पूछ नहीं पाया। जहाँ तक उसे पता था वह कभी नहीं आए थे। अब नौकर वापस आ गए थे। युमी ने मेहमानों वाला कमरा बहुत अच्छी तरह से साफ कर दिया था, किंतु 1 हफ्ते के बाद सदाओ ने महसूस किया कि अब जर्नल की तबीयत ठीक हो चुकी थी कि उससे कैदी के विषय में बात की जा सकती थी। सदाओ ने कहा, हाँ श्रीमान, वह आदमी भाग गया। वह कैदी? उस बूढ़े ने कुछ जोश से कहा। क्या मैंने तुमसे वायदा नहीं किया था कि मैं उसे तुम्हारे लिए मरवा दूंगा? सदाओ बोला, आपने ज़रूर किया था श्रीमान, किंतु ज़रा देखो, बूढ़े ने कहा, मैं काफ़ी कष्ट में था। सच्चाई यह है कि मैंने अपने अलावा किसी अन्य चीज़ के बारे में नहीं सोचा। संक्षेप में, मैं तुमसे किया गया वादा भूल गया था। निश्चित रूप से यह मेरी बहुत बड़ी लापरवाही थी, परंतु तुम समझ लो कि यदि वह भेद खुल जाता तो तुम समझ ही गए हो, क्या नहीं समझे हो? निश्चित रूप से श्रीमान, सदाओ ने कहा। उसे एकदम ही समझ में आ गया कि अब जर्नल उसकी मुट्ठी में था और इसके फलस्वरूप वह स्वयं पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था। तुम एक भले आदमी हो, जर्नल ने धीमे स्वर में बोला और अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। किंतु सदाओ को अपना पुरस्कार उस रात को मिल गया जब वह सांध्य प्रकाश में
डूबे समुद्र में कुछ खोजने के लिए खड़ा था। उस संध्या के समय प्रकाश की कोई चुभन नहीं थी। उस द्वीप पर कोई भी नहीं था। जो उसका कैदी था जा चुका था, निसंदेह सुरक्षित रूप से, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी वह केवल किसी कोरियाई नौका के आने तक वहां इंतजार करे। वह एक पल के लिए उस समुद्र की तरफ गौर से देखते हुए बरामदे में खड़ा रहा जहां से उस रात वह युवक आया था, और उसके मन में कुछ अन्य सफ़ेद चेहरे आ गए जिनको उसने जाना था। उसने लगभग उन सभी को घृणास्पद पाया था। अंत में उनके साथ खुले रूप से युद्ध में संलग्न होना उसके लिए एक राहत वाली बात थी। अब उसे अपनी कैदी का सफ़ेद और घृणास्पद चेहरा याद आया। यह अजीब बात है, उसने सोचा। मैं हैरान हूं कि मैं उसको मार क्यों ना सका। ओके बेटा, ये थी कहानी। चलिए बेटे, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मेन कैरेक्टर के बारे में, जो कौन है? डॉक्टर सदाऊ है। इसका मेन कैरेक्टर कौन है बेटे? डॉक्टर सदाऊ। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में जो जो मेन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ये कौन था भाई? अब फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, ए जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ठीक है, एक जापानीज सर्जन था और साइंटिस्ट था। ठीक बेटे, और क्या है इसके बारे में? ही वॉज ए वेरी नोबल ह्यूमन बींग। आप क्या बोल सकते हो? नोबल ह्यूमन बींग था ये। इसके अलावा ट्रू टू हिज ड्यूटी, ये अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार था। ही ट्रेंड, वो कैसे ट्रेंड किया गया था भाई? कि किसी भी कैदी को नहीं मरने देते। ही ट्रेंड, ही हैड बीन ट्रेन कर दो बेटे, ही हैड बीन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई, नॉट टू लेट ए मैन डाई। ठीक है बेटे, तो इसने क्या है भाई, ये फेमस सर्जन था और सब कुछ था। ठीक है बेटे, इसको क्या मिलता है? एक दिन एक वाउंडेड मैन मिलता है। फाउंड ए वाउंडेड मैन, फाउंड ए वाउंडेड मैन। क्या करता है भाई वो? ही टुक द मैन इनटू हिज होम, अपने घर ले जाता है उसको। क्या करता है? ऑपरेटेड हिम। ठीक है, उसको ऑपरेट करता है। साथ में वो अपने देश के प्रति भी क्या था? लॉयल था, लॉयल टू हिज कंट्री। इसीलिए वो क्या करता है? सोल्जर के बारे में, इस पेशेंट के बारे में अपने ना, किसको बता देता है? उस जनरल को बता देता है। टोल्ड अबाउट सोल्जर टू जनरल, जनरल को बता देता है। इस तरीके से वो क्या कर देता है? एक देश सेवा का अपना दायित्व निभा देता है। तो बेटे ये था मेन कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके मेन पॉइंट्स के बारे में। मेन पॉइंट्स क्या है? देखिए, बनने को कुछ भी बन सकता है, लेकिन कुछ एक आध मैं मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो हमें याद रखने हैं। मेन पॉइंट्स हैं जो स्टोरी में है। ठीक है बेटे, वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या क्या है मेन पॉइंट्स? एक तो क्या है? डॉक्टर सदाऊ हॉकी, इसका घर कहाँ था भाई? इसका घर था वॉज नियर द कोस्ट, वॉज नियर द कोस्ट।
इन जापान। ठीक है बेटे। साथ में क्या है, उसके फादर भी क्या थे, ग्रेट पेट्रॉइट थे, वॉज अ ग्रेट पेट्रॉइट। उनकी कंसर्न क्या थी कि हिज ओनली कंसर्न वॉज सदाउस एजुकेशन, वॉज सदाउस एजुकेशन। सिर्फ उन्हें सदाऊ के एजुकेशन के बारे में चिंता थी। ठीक है। इसके अलावा क्या है, डॉक्टर सदाऊ वॉज नॉट सेंट टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है बेटे, उसको मेडिसिन और सर्जरी सीखने के लिए कहाँ भेजा गया था, अमेरिका भेजा गया था। ही डिसाइडेड, यानी कि डॉक्टर सदाऊ ही डिसाइडेड टू ऑपरेट द सोल्जर, एनिमी सोल्जर। ठीक है बेटे, तो ये हो गए इसके मेन पॉइंट्स। ठीक है, बाकी तो आपको चैप्टर मैंने बता ही दिया। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटे। थैंक यू।